अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ग्लोबल रिसेशन आता है ना, तो वो पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव होता है। और वो होता इस वजह से है। और फिर गवर्नमेंट यही स्टेट बैंक यही डिसीजन लेगा कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया जाए, इंपोर्ट्स को कर्टेल करने की कोशिश की जाएगी, और फिर हमें समझ नहीं आएगा कि क्या करना है, हमारी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। यूएई जैसे मुल्क जो कि ख़ुद ऑयल प्रोड्यूस करते हैं और इस वक्त उनके पास एक्सेस सप्लाई भी है, क्योंकि उनकी जो एक्सपोर्ट है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की वजह से रुकी हुई है। उन्होंने भी डीजल प्राइस जो है ठीक ठाक इंक्रीज़ की है। तो फिर आपको 520 के बजाय 650 रुपये का डीजल ख़रीदना पड़ेगा, सिर्फ अगर आपने 2 महीने के लिए ये 300 रुपये का डीजल इंजॉय करते। ऐसी कौन सी टॉप 10 कंपनीज है जो आप इस वक्त रेकमेंड करेंगे अपने फॉलोअर्स को? मेरे हिसाब से ये जो 1990 वाला है ना, ये सबसे ज़्यादा रेलिवेंट है। इसका जो लेवल ऑफ शॉक है और जिस तरह की डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जो ड्यूरेशन लग रही है ऑफ शॉक की, वो 1990 वाला सबसे ज़्यादा रेलिवेंट है। और इस पूरे टाइम में थोड़े टाइम बाद जब ऑयल प्राइसेस नीचे आती हैं, तो अगले 3 सालों में तो मोर देन 150% की एवरेज बनती है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, और आज की पॉडकास्ट बहुत स्पेशल है बिकॉज हम एक ऐसा इशू डिस्कस करने वाले हैं जिससे हम सब डील कर रहे हैं। पेट्रोल की प्राइसेस कल रात फिर बढ़ा दी गई और इट्स अराउंड 458 नाउ। हमने कभी सुना भी नहीं था, कभी सोचा भी नहीं था कि 1 लीटर पेट्रोल इतना महंगा हो सकता है, 1 लीटर डीजल इतना महंगा हो सकता है, और इसका इफ़ेक्ट पूरी इकोनॉमी पे आएगा। और आज मैंने एक ऐसे गेस्ट को बुलाया है जिनको आप सब ऑलरेडी बहुत पसंद करते हैं, एंड आई नो यू ऑलरेडी नो हिम। ही इज़ एन एक्सपर्ट इन इकोनॉमी, ही इज़ एन एक्सपर्ट इन द स्टॉक मार्केट। अब्दुर्रहमान नजम साहब से हम बात करेंगे इस बारे में कि जब ऐसी सिचुएशन हो इकोनॉमी में तो उसको कैसे बेहतर तरीके से डील किया जा सकता है, स्पेशली नॉट जस्ट फ्रॉम द इकोनॉमिक परस्पेक्टिव बट ऑल्सो फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। Thank you so much for taking out the time for this, Abdurrahman Najam. थैंक यू अनम फॉर द इनविटेशन एंड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन वेरी डिफ़िकल्ट टाइम्स। हम सब जो है पेट्रोल यूज़ करते हैं डायरेक्टली। लोग डीज़ल, आप जो भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर डीज़ल का एक कॉस्ट एलिमेंट ज़रूर होता है। हमारे ऑल द फार्मर्स हु आर आउट देयर, और वीट हार्वेस्टिंग सीज़न भी चल रहा है, सो ऑलमोस्ट 200 रुपये से जो डीज़ल की प्राइस बढ़ी है, दैट इज़ अ बिग इन्फ्लेशनरी शॉक फॉर द पाकिस्तान इकॉनमी। तो इसको थोड़ा सा पहले अंडरस्टैंड करके देन वी विल मूव ऑन टू कि ये इन्वेस्टिंग में कैसे ट्रांसलेट हो सकता है। सी अनम, नो डाउट बहुत ट्रबल टाइम्स हैं। ऑलमोस्ट 70-80%, पिछला 55 रुपीज़ इंक्लूड कर लें तो ऑलमोस्ट डबल हो गई हैं दोनों चीज़ों की प्राइसेस, और बहुत बड़ा इन्फ्लेशन शॉक भी आने वाला है। प्रोजेक्शंस आर सेइंग इफ़ दिस कंटिन्यू फॉर अनदर 2 to 3 months, हमारी इन्फ्लेशन जो है वो डबल डिजिट और टीन्स में भी जा सकती है, यानी 13-14 तक भी जा सकती है, और उसकी वजह से फिर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होने के भी चांसेस हो जाते हैं। बट फर्स्ट लेट्स स्टेप बैक और सी कि अगर हम ये नहीं करते तो क्या होता। हम पेट्रोल को जो है वही 350 के अराउंड या 300 के अराउंड ईयर अगर रखते तो क्या होता यूँ कि डीज़ल प्राइसेस जब ये वॉर स्टार्ट नहीं हुई थी और ऑयल तकरीबन $70 $75 का क्रूड ऑयल होता था, तो डीज़ल वाज रफली अराउंड $110, क्योंकि डीज़ल की प्राइस क्रूड ऑयल से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, $30 तकरीबन, और जो पेट्रोल होता था वो दैट वाज अराउंड $90। आज के हिसाब से कुछ बेंचमार्क्स जो मिडिल ईस्टर्न बेंचमार्क्स हैं डीज़ल के, वो $250 भी क्रॉस कर गए हैं, यानी कि ऑलमोस्ट डबल डीज़ल की प्राइस हो गई है। पेट्रोल में इतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं आया, पेट्रोल में तकरीबन 30 से 40% का इंक्रीज़ आया है। यूएई जैसे मुल्क जो कि ख़ुद ऑयल प्रोड्यूस करते हैं और इस वक्त उनके पास एक्सेस सप्लाई भी है, क्योंकि उनकी जो एक्सपोर्ट है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की वजह से रुकी हुई है, उन्होंने भी डीज़ल प्राइस जो है ठीक ठाक इंक्रीज़ की है और पेट्रोल प्राइस ठीक ठाक इंक्रीज़ की है। तो लेट से अगर हम ये नहीं पास ऑन करते और हम इसकी प्राइस जो है 300 के आसपास रखते, तो हर लीटर पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को 200 रुपीज़ अपनी तरफ से देने पड़ते। चले हम इसमें से अज्यूम करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पीडीएल जो है फॉर द टाइम बीइंग सस्पेंड कर देती, तब भी डीज़ल पे आपको 200 रुपीज़ पर लीटर खुद देने पड़ते, और पेट्रोल पे अगर आप पुरानी प्राइस रखते तो आपको रफली 50 से 60 रुपीज़ अपनी तरफ से देने पड़ते, एंड दिस इज़ अज्यूमिंग के ज़ीरो टैक्स होता। सो वो बिल्कुल सस्टेनेबल नहीं था। इसमें होता भी फिर ऐसे है कि अगर आप अपना जो आपका लार्जेस्ट इंपोर्ट बिल है, मैं इसको नंबर्स में भी आगे एक्सप्लेन करूँगा लोगों को समझाने के लिए, अगर आप उसकी प्राइस सही से सेट नहीं करेंगे तो लोग उसको ज़्यादा इस्तेमाल करने लग जाएंगे। एक नेचुरल सी टेंडेंसी होती है हमारे अंदर, अगर कोई चीज़ महंगी हो जाती है हम उसके ऑल्टरनेटिव पे शिफ्ट कर देते हैं या उसका यूज़ कम कर देते हैं, तो वो चीज़ नहीं होती, वो बहुत ज़रूरी है। अब पाकिस्तान रफली
3,50,000 बैरल जो है ऑयल के इंपोर्ट करता है, जिसमें से 50% तकरीबन क्रूड ऑयल होता है और 50% हम लोग पेट्रोल और डीज़ल इंपोर्ट करते हैं। इसमें ना पेट्रोल की परसेंटेज ज़्यादा है क्योंकि डीज़ल हमारी रिफाइनरीज बना लेती हैं। सो हम अज्यूम करें अगर क्रूड ऑयल लेट से $50 महंगा हो गया, ठीक है, और हम तकरीबन 175,000 जो कि एक महीने का तकरीबन 7 मिलियन बैरल्स बन जाते हैं, तो सिर्फ इसकी वजह से हमारे जो इंपोर्ट बिल है वो $350 मिलियन से इंक्रीज़ हो जाता। फिर इसी तरीके से डीज़ल भी हम इंपोर्ट करते हैं, उस पर भी इंक्रीज़ आ जाता, पेट्रोल में भी आया था। तो ये सारा अगर हम अपनी प्राइस को इंक्रीज़ नहीं करते और उतनी ही वॉल्यूम इंपोर्ट करते रहते तो एक महीने में $750 मिलियन का इंक्रीज़ आ जाता, और ये साल का आप कैलकुलेट कर सकते हैं लोग, $9 बिलियन बन जाता। एक चीज़ मुझे याद आ रही है अब्दुल रहमान नजम, सॉरी टू कट यू ऑफ, बट ये हमने 2022 में किया था ना कि हमने पेट्रोल की प्राइसेस का जो इंक्रीज़ था वो पास ऑन नहीं किया था, और उसकी वजह से जो हमें लॉसेस हो रहे थे, वी वर लिटरली एट द वर्ज ऑफ बैंक्रप्सी। इज़ दैट ट्रू? एब्सोल्युटली। उस टाइम पे जो ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने तक प्राइस इंक्रीज़ नहीं हुई थी, और उस वक्त शायद शॉक भी थोड़ा सा कम था, यानी कि वो कोई तकरीबन $100 का था। इस दफ़ा जो है वो ऑलमोस्ट $200 का इंक्रीज़ बन रहा है डीज़ल में। उससे आपके डॉलर रिजर्व्स, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट उस साल में, कैलेंडर ईयर 2022 में, और ये तो सब्सिडी सिर्फ 4 महीने के लिए कंटिन्यू हुई थी, लेकिन फिर भी उस पूरे साल का करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो $16 बिलियन आया था। तो आप सोचिए, एक तरफ आपके पास ऑप्शन है कि आप 2 महीने, क्योंकि इससे ज़्यादा तो कोई कंटिन्यू कर ही नहीं सकता, उतने टाइम में आपकी सारी जो है वो रिजर्व्स कम होने लग जाते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है कि आप 2 महीने के लिए $300 का पेट्रोल डीज़ल इंजॉय कर लें। फिर अगर आज जो ऑयल प्राइसेस हैं वही रहें और आप उस टाइम में आपकी करेंसी भी डीवैल्यू हो जाए, तो आप उसी $200 के डीज़ल को ख़रीदेंगे और फिर आपका एक्सचेंज रेट भी ज़्यादा होगा। फिर आपका एक्सचेंज रेट 280 के बजाय 350 होगा, तो फिर आपको 520 के बजाय 650 रुपये का डीज़ल ख़रीदना पड़ेगा, सिर्फ अगर आपने 2 महीने के लिए ये $300 का डीज़ल इंजॉय करते। तो इस वजह से ये एक अनसस्टेनेबल पॉलिसी थी कि आप इसको जो है कंटिन्यू करते रहते। बिल्कुल एक बहुत बड़ा शॉक है, जैसे मैंने बताया, इन्फ्लेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन राइट डिसीजन इज़ के एटलीस्ट आप ये जो दोनों कमोडिटीज़ हैं इनको कॉस्ट पे बेचें ताकि लोग इसका इस्तेमाल कम करें, और जो हमारा $750 मिलियन पर मंथ यानी कि $9 बिलियन का इम्पैक्ट आना था करंट अकाउंट डेफिसिट से, वो कम वॉल्यूम इस्तेमाल करने की वजह से कोई $4-5 बिलियन तक इम्पैक्ट आ जाए। और होपफुली जैसे पाकिस्तान डिप्लोमेसी में भी रोल प्ले कर रहा है, 1 से 2 महीने में अगर ये कॉन्फ्लिक्ट थोड़ी सी परफेक्टली रिजॉल्व नहीं भी होती और थोड़ी लेवल ऑफ एस्केलेशन कम हो जाती है और ऑयल प्राइसेस थोड़ी थोड़ी रिवर्स होने लग जाती हैं, तो फिर ये इम्पैक्ट खुद ही जो है थोड़े टाइम में इसका इम्पैक्ट कम हो जाएगा और इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगी। और इसकी प्राइम एग्जांपल हम भी जैसे अपनी रिसर्च करते हैं, सो यू लर्न अ लॉट फ्रॉम रिसर्चिंग के पास्ट में ऐसा कब हुआ था। तो इस पर एक बड़ी स्पेशल वीडियो हम लोगों ने पिछले हफ्ते में अपने यूट्यूब चैनल पे भी डाली थी, विच कवर्ड द 3 मेजर ऑयल क्राइसिस विच हैपेंड इन द वर्ल्ड इन द लास्ट 40 ईयर्स। और उसमें से एक 2022 वाला भी था, 2003 का भी था, और 1990। मेरे हिसाब से ये जो 1990 वाला है ना, ये सबसे ज़्यादा रेलिवेंट है। इसका जो लेवल ऑफ शॉक है और जिस तरह की डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जो ड्यूरेशन लग रही है ऑफ शॉक की, वो 1990 वाला सबसे ज़्यादा रेलिवेंट है। तो उसमें हमने पूरा देखा है कि कैसे इन्फ्लेशन कितनी बढ़ती है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान प्राइस इंक्रीज़ करती है कि नहीं। उस टाइम पे पेट्रोल डीज़ल जो है वो तकरीबन 9-9.5 रुपये का होता था, और उस टाइम पे भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसको 23 रुपीज़ तक बढ़ा दिया था। और फिर जैसे ही 2-3 महीनों में वो प्राइस जो है इंटरनेशनली रिवर्स हुई, तो फिर से वो 13-14 रुपीज़ की रेंज में आहिस्ता आहिस्ता आ गया था। तो इन सारी चीज़ों को समझ के हमने इस चीज़ पे भी फोकस की कि इम्पॉर्टेंट क्या होता है, इसमें इन्फ्लेशन कितनी बढ़ती है, इसमें इंटरेस्ट रेट कितने बढ़ते हैं, और अल्टीमेटली जो हमारा इसका ऑब्जेक्टिव था सारे हमारे पाकिस्तानी रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, कि इसमें आपके माइंड में आ रहा होगा कि इन्फ्लेशन बढ़ेगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, स्टॉक मार्केट नीचे गिरेगी, मैं फ़ौरन जो है बेच के निकल जाता हूँ। लेकिन उस पूरी वीडियो में और एनालिसिस आपको शो कर रही है कि अगले 1 साल, 2 साल और 3 साल, इन तीनों में बहुत अच्छे रिटर्न्स आते हैं स्टॉक मार्केट में। सिर्फ एक इंस्टेंस 2022 वाला जिसमें हमने प्राइस को सही तरीके से पास ऑन नहीं किया, उसमें 1 साल के लिए जो रिटर्न था इतना अच्छा नहीं था, लेकिन 2 साल 3 साल, जैसे अब सबको याद भी होगा 2022 इज़ अ वेरी रिसेंट इवेंट, तो उसमें बहुत अच्छे रिटर्न्स आए। अगर मैं एक एवरेज मेरे माइंड में जो आ रही है, इन तीनों इवेंट्स को अगर समराइज़ करें, और हमने पूरा यूज़ किया है कि कॉन्फ्लिक्ट के 25 दिन बाद, जो कि जब ये वीडियो डाली थी उस वक्त का टाइम था, उस वक्त जो प्राइसेस चल रही होती हैं उसमें हमने सारा बताया कि पी रेशो क्या चल रहे थे,
इस टाइम पे जो पी रेशोज़ हैं 7 के अराउंड, उस टाइम पे भी वही थे। जो करेक्शन आई थी उस टाइम में वो भी ऑलमोस्ट उतनी है जितनी अभी आ रही है। और फिर अल्टीमेट रिज़ल्ट था कि इन तीनों की अगर आप एवरेज लें तो एक साल में आपको कोई रफली 30 से 40% इंक्रीज़ मिल रहा है, तीनों इंस्टेंसेस को लें। 2 साल पे देखें तो ये क्लोज टू 100% चला जाता है। और इस पूरे टाइम में थोड़े टाइम बाद जब ऑयल प्राइसेस नीचे आती हैं तो अगले 3 सालों में तो मोर देन 150% की एवरेज बनती है। सो लोग सोचते हैं वॉलेटिलिटी है, बेच के निकल जाता हूँ, जब चीज़ें रिकवर कर जाएंगी तो मैं वापस आ जाऊँगा। लेकिन इसका सही तरीका ये है कि आप डेटा को रिव्यू करें या वीडियो देखें, उसमें सारा कुछ देखें। एक और मिसनोमर जो मेरे माइंड में भी आ रहा था और वो इससे क्लियर हुआ इस पूरी रिसर्च से, कि इन्फ्लेशन बढ़ती है बिल्कुल ऑयल प्राइसेस इंक्रीज़ होने से, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि स्टेट बैंक उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट भी उतना ही बढ़ाए। यानी कि अगर हम आज कह रहे हैं कि 2 महीने तक यही प्राइसेस अगर रहती हैं तो शायद इन्फ्लेशन 14-15% भी हो जाए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इंटरेस्ट रेट भी 14-15% होगा। आपको याद होगा आज से 1 साल पहले जो इन्फ्लेशन की रीडिंग आ रही थी वो 3-4% पे भी आती थी, लेकिन स्टेट बैंक ने 11% पे रखा हुआ था, क्योंकि उनको पता है सारी चीज़ें देखनी है, उन्होंने बेस इफेक्ट भी देखना होता है, उन्होंने ये भी देखना होता है कि ये जो शॉक है ये डिमांड रिलेटेड है या सप्लाई रिलेटेड है। क्योंकि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करने से तो बहुत ज़्यादा जो है आपकी इंपोर्ट तो नहीं कम हो जाएगी ऑयल की। तो वो उस चीज़ को समझते हुए कि एक वॉर चल रही है, बहुत ज़्यादा ऑयल महंगा हो जाता है, वो थोड़े टाइम बाद खुद ही जो है कम हो जाएगा, उसको अंडरस्टैंड करते हुए मेरे हिसाब से। और सेकेंडरी मार्केट जो इंटरेस्ट रेट है, अब सबको पता है कि 500 रुपये का डीजल हो गया है। आज से 1 हफ़्ता पहले भी सबको पता था, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट सब देख रहे होते हैं, सबको पता था कि पेट्रोल महंगा होना है। लेकिन फिर भी जो लेटेस्ट ऑक्शंस भी हुए हैं वो भी कोई 12% के आसपास आपकी यील्ड जो है शो कर रहे हैं। तो हो सकता है 1-1.5% स्टेट बैंक जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे अगर ये कॉन्फ्लिक्ट 1 से 2 महीने मज़ीद चलती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो वापस 22% पे जाने वाले हैं। आपने जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ करनी थी कि लोगों को सही सिग्नल दें कि दुनिया में पेट्रोल डीजल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, अब आपने इसको कम इस्तेमाल करना है। और उसके साथ साथ ये जो टारगेटेड सब्सिडी का भी प्लान बन रहा है फॉर फार्मर्स और मोटरसाइकिल यूज़र्स, उसको आपने जो है सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। और जैसे ही फिर ये वॉर थोड़ी सी रिजॉल्व होती है, ऑयल प्राइसेस जो है नीचे आती हैं, तो फिर इन्फ्लेशन भी नीचे आ जाएगी, इंटरेस्ट रेट भी अगर 1-2% बढ़ेंगे भी वो भी नीचे आ जाएंगे। और पोस्ट ऑयल शॉक जो रिजल्ट्स हैं उससे तो मैं भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो गया। जो मैंने पूरी रिसर्च की उसमें और इतने अच्छे रिजल्ट्स आ रहे थे, तो उससे मज़ीद कन्विक्शन मिली। देखिए, इन्वेस्टिंग इज़ ऑल अबाउट कन्विक्शन। आपके पास सब डेटा सबके पास होता है, रोज़ बात करते हैं, हर कोई इसकी बात करता है, लेकिन जो उस डेटा को यूज़ करके अपने उसको एक रिव्यू कर लेता है, वो अपनी नॉलेज बेस डेवलप कर लेता है और एक कन्विक्शन डेवलप कर लेता है, फिर वो गलत फैसला नहीं लेता, फिर वो सही फैसला लेता है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए डेटा भी आपको शो करता है कि द रिजल्ट्स विल बी रियली गुड इन द फ्यूचर। तो इस टाइम में आपने अब सिर्फ 2 चीज़ें करनी हैं। उसके बाद आपको सारा कुछ दिखा रहा है कि इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो जाएगी जब ऑयल प्राइस नीचे आएगी, इंटरेस्ट रेट भी मैनेज कर लेगा स्टेट बैंक, ज़रूरी नहीं है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो। लेकिन इस टाइम में आपने 2 चीज़ें जो करनी है, फर्स्ट आपने एक अपना डिसाइड करना है कि किस परसेंटेज ऑफ सेविंग्स पे मैं कंफर्टेबल हूँ स्टॉक मार्केट में लगाने के लिए। लेट्स से अगर आपके पास 5 लाख 10 लाख रुपए की सेविंग है, तो अपनी रिस्क प्रोफाइल देखते हुए, आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी देखते हुए, आप पुराने हैं इस चीज़ में या नए हैं उसको देखते हुए एक डिसाइड करें 20%, 30%, 40% की कितनी परसेंटेज जो है मैं स्टॉक्स में लगाऊँ। और आप इस वीडियो में हमने आपको ये भी बताया कि ये जो पूरा पीरियड होगा 2 से 3 महीने का, ये बहुत वॉलेटाइल होगा। एक दिन स्टॉक मार्केट +2% होगी, -2% होगी, कभी 5000 पॉइंट बढ़ जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं वॉर में, ट्वीट्स आ रहे होते हैं लीडर्स के, तो उसको स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा जो है वॉलेटाइल होती है। लेकिन उस वॉलेटिलिटी के बियॉन्ड अगर आप देखें तो अगले 1 साल 2 साल 3 साल में बहुत अच्छे रिटर्न्स आते हैं। तो फर्स्ट चीज़ आपने करना है इस वॉलेटिलिटी प्रोफाइल को देखते हुए और अपने आगे के एक्सपेंसेस जो आपने प्लान किए हुए हैं उसको देखते हुए एक डिसाइड करें कि मैंने कितनी परसेंटेज ऑफ सेविंग्स मैं सेफ़ फील करता हूँ स्टॉक मार्केट में लगाने के लिए। तो ये पहली चीज़। दूसरी चीज़ है, फिर आपने कंपनी सही तरीके से सेलेक्ट करनी है। इसमें आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि किस कंपनी में डीजल और पेट्रोल की यूसेज बहुत ज़्यादा है, या वो जो रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं वो एनर्जी रिलेटेड है, उसकी कॉस्ट इंक्रीज़ हो सकती है। उस बिज़नेस के पास प्राइसिंग पावर है, यानी कि अगर उसके रॉ मटेरियल्स महंगे हो जाते हैं तो उसके पास वो एबिलिटी है कि वो अपनी प्राइस भी थोड़ी सी इंक्रीज़ कर सके। उसके हिसाब से जो इस शॉक के बेनिफिशरीज़ हैं, जिसमें ऑयल एंड गैस कंपनीज़ आ जाती हैं, रिफाइनरीज़ आ जाती हैं, तो उसमें आप इन्वेस्ट करेंगे तो शायद बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएँ आपके पास। ऐसी कंपनीज़ को अवॉइड करें, एक तो जो बहुत छोटी हैं, जो कि ये शॉक एब्जॉर्ब शायद ना कर पाएँ,
और दूसरी जिनके रॉ मटेरियल्स जो हैं वो ऑयल प्राइस से लिंक्ड हैं। बिल्कुल। अब्दुर्रहमान अजम, आपने काफ़ी सारी डिफरेंट बातें की है जिनके ऊपर मैं आपको फर्दर प्रोब करना चाहती हूँ बिकॉज बहुत इंटरेस्टिंग है, राइट? आपने एक बात की कि हो सकता है कि ऑयल प्राइसेस इंक्रीज़ कर जाएं, पेट्रोल प्राइसेस इंक्रीज़ कर जाएं, बट ये इकोनॉमी के बाकी कंपोनेंट्स को इम्पैक्ट ना करे, स्पेशली आपकी मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी को इम्पैक्ट ना करे, राइट? क्योंकि लोगों के माइंड में यही आता है कि नहीं, अब एकदम से हमारा इम्पोर्ट बिल बढ़ जाएगा, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाएगा, और फिर गवर्नमेंट यही, स्टेट बैंक यही डिसीजन लेगा कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया जाए, इम्पोर्ट्स को कर्टेल करने की कोशिश की जाएगी, और फिर हमें समझ नहीं आएगा कि क्या करना है, हमारी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। ये सारे लिंकेजेस आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए, मगर इसमें मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये है जो मैं खुद भी सोचती हूँ एज एन इकोनॉमिस्ट भी, कि ठीक है, आप जो बात कर रहे हैं वो वैलिड है, शायद पहले ऐसे नहीं हुआ, शायद पहले मार्केट में वो रिपल इफेक्ट क्रिएट नहीं हुआ बिकॉज उन्होंने एफिशिएंटली ऑयल प्राइसेस आगे सर्कुलेट कर दी, और 2022 में इसलिए भी हमें बहुत फेस करना पड़ा इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर, एक डाउन टाइम पीरियड, बिकॉज हमने वो नहीं किया था, ट्रांसलेट नहीं किया था ऑयल प्राइसेस में। मगर अभी जो एक रिसेशन की बात की जा रही है कि गिवन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ थोड़े से अरसे के लिए भी अगर कंट्रोल रुक जाए, प्लस यूएस की जो डिप्लीशन ऑफ एसेट्स है इन द वॉर, राइट, उनको जो कॉस्ट ऑफ वॉर पड़ रही है, वहाँ पे भी कोई 11% ऑयल प्राइसेस इंक्रीज़ कर गई हैं, इवन दो वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास सफिशेंट ऑयल है। उसका एक रिपल इफेक्ट, वो जो रिसेशन हमेशा यूएस से ट्रिगर होता है, आपको लगता है कि वो पाकिस्तान में ट्रांसलेट करेगा, पाकिस्तान पे उसका असर होगा? क्योंकि दैट इज़ गोइंग टू बी अ ग्लोबल रिसेशन, और उसको ये भी कहते हैं कि 1-2 साल के लिए एटलीस्ट मार्केट जो है डैम्पन हो जाएगी, नॉट जस्ट स्टॉक मार्केट बट ओवरऑल ही। उसके बारे में आप क्या कहोगे? बिल्कुल, दुनिया में तो ऑयल प्राइस का इम्पैक्ट पाकिस्तान जैसे इंपोर्ट करता है काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी, इसी तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होने की वजह से ये जो सारी एशियन इकोनॉमीज़ हैं, चाइना, जापान, इन पे भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट आ सकता है, बोथ प्राइस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल। यूएस में भी अवेलेबिलिटी का इशू नहीं आएगा क्योंकि वो एक नेट एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल है, बट प्राइसेस उधर भी ऑलरेडी जो है $5 गैस प्राइसेस हो गई हैं, और एक ग्लोबल रिसेशन की तरफ हम लोग बिल्कुल जा सकते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ग्लोबल रिसेशन आता है ना, तो वो पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव होता है, और वो होता इस वजह से है कि अभी तो वॉर की वजह से ऑयल महंगा हुआ है, बट अगर ये चीज़ ग्लोबल रिसेशन की तरफ चली जाती है और सारे जो दुनिया के बड़े मुल्क हैं उनमें प्रोडक्शन जो है कमोडिटीज़ की कम होने लग जाती है, तो ऑयल कम यूज़ होगा, तो इवेंचुअली जब ये वॉर प्रीमियम ऑयल प्राइस में से निकल जाएगा तो ऑयल प्राइस जो है नीचे आ जाती है। इसी तरीके से जो दूसरी चीज़ें होती हैं, मैं इसमें कहता हूँ, ये ट्रम्प टैरिफ्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा ना लोगों के माइंड में आता था कि ग्लोबल रिसेशन हो रहा है तो पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट होगा। पाकिस्तान पे पॉजिटिव इम्पैक्ट इस तरीके से होता है कि 4 कमोडिटीज़ ऐसी होती हैं दुनिया में जो कि रिसेशन में बहुत कम इस्तेमाल होने लग जाती हैं। ये वर्क हॉर्सेज हैं, एक ऑयल, गैस, कोल और स्टील, मतलब ये कोई भी चीज़ आपने बनानी है ना तो ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, और जब रिसेशन होगा तो इन सब की प्राइसेस जो है नीचे आने लग जाती हैं, और पाकिस्तान इन चारों चीज़ों का इंपोर्टर है। मतलब इन सबको अगर मिला लें तो हम शायद $20 बिलियन एक साल में ये चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, और इनकी प्राइस अगर थोड़ी सी भी कम हो तो हमें उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। तो ग्लोबल रिसेशन वाली टाइम पे तो ऑयल प्राइसेस जैसे कम हो जाएंगी तो वो तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। उसमें फिर आप इंटरेस्ट रेट भी और मज़ीद कम कर सकते हैं, एक्सपोर्ट्स आपके इतने ज़्यादा अफेक्ट होते नहीं हैं, $1 से $2 बिलियन का इम्पैक्ट अगर आ भी जाए तो इम्पोर्ट्स में जो आपकी सेविंग हो रही होती है वो ज़्यादा मीनिंगफुल होती है। तो उस सिनेरियो में तो पाकिस्तान जो है ना एक बड़ा अच्छा इकोनॉमी को एक तरह से नेट बेनिफिट हो जाता है। और ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, इंडियन इकोनॉमी जब तक इतनी बड़ी आईटी एक्सपोर्टर नहीं बनी थी उनका भी सेम सिनेरियो होता था 2000 से पहले। उधर भी जब भी ऑयल प्राइसेस नीचे आती थी रिसेशन की वजह से उनकी स्टॉक मार्केट भी ऊपर जाती थी, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़े इंपोर्टर हैं ऑयल के। सो इस वजह से इस सिनेरियो में तो आई थिंक हम काफ़ी बेनिफिशरी होंगे, बट अगर इसको हम अभी के केस के हिसाब से देखें, लेट्स से ये वॉर कंटिन्यू रहती है, ऑयल प्राइसेस भी ऊपर रहती हैं और रिसेशन भी आ जाता है, तो फिर फॉर द टाइम बीइंग गवर्नमेंट के लिए बड़ा ज़रूरी होगा कि जो प्राइस है ना उसको पास ऑन करते रहें। अभी भी जो लेटेस्ट प्राइस डिटर्मिनेशन भी हुई है, तो हमने अब टैक्स भी कलेक्ट करना होता है पेट्रोल और डीज़ल से। तो डीज़ल तो इतना महंगा हो गया था कि उस पर तो अगर आप टैक्स लगा लेते ₹80 का पेट्रोलियम डेवलपमेंट लवी, तो वो तो ₹600 का हो जाता। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उस पर ज़ीरो कर दिया टैक्स और पेट्रोल पे ₹160 कर दिया। तो आई थिंक ये भी एक अच्छा डिसीजन था कि जो चीज़ ग्लोबली थोड़ी कम महंगी हुई है उससे आप अपना रेवेन्यू कलेक्ट कर लें ताकि आप अपने सारे टारगेट्स भी मीट करें, और जो चीज़ ज़्यादा महंगी हो गई है उसका शॉक जो है थोड़ा सा कंज्यूमर्स के लिए एब्जॉर्ब करें।
ठीक है, बिल्कुल। और अब्दुर्रहमान आज़म, अगर इफ़ आई वांट टू पिक योर ब्रेन एंड आई आस्क यू कि ऐसी कौन सी टॉप 10 कंपनीज़ है जो आप इस वक्त रेकमेंड करेंगे अपने फॉलोअर्स को कि हाँ, ये टॉप 10 कंपनीज़ हैं जो सॉर्ट ऑफ इम्यून हैं, जैसे आपने बात की थी रॉ मटेरियल्स की निस्बत से भी, और इन्फ्लेशन का एक्चुअली इन पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है। तो अगर आप नाम ले सकते हो तो कौन सी वो कंपनीज़ या सेक्टर्स होंगे जिनके बारे में आप उन्हें गाइड करना चाहेंगे? बिल्कुल, जो मैंने गाइडेंस शेयर की थी कि देखें ओवरऑल कंपनीज़ की अर्निंग्स हमने देखना है किसकी अफेक्ट हो सकती हैं। एक हमें माइंड में ये भी चीज़ रखनी होगी कि जब वॉर चली होती है ना, तो ऐसा लगता है कि दुनिया में बहुत अनसर्टेनिटी है। आप किसी की स्टेटमेंट पढ़ते हैं और ऐसा लगता है कि वॉर तो अभी जो है ना 2-3 महीने चलेगी, ये लंबी वॉर है। और आप सोचते हैं कि हमेशा जो आज ऑयल प्राइसेस है ना वही रहेंगी। तो इवन आपको फर्स्ट तो ये सोचना होगा कि 90% चांसेस होते हैं कि विद इन 3 मंथ्स जो है एस्केलेशन जो है ना नीचे आ जाती है। क्योंकि अब आप खुद सोचें कि लेट से ऑयल प्राइसेस 100 से ऊपर रहती हैं, तो ये सिर्फ जो है वेस्ट को अफेक्ट नहीं करेगा, चाइना को भी अफेक्ट करने लग जाएगा। मैं आपको बताऊं कि इवन जो चाइना की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, वहाँ पे भी वो जो एक्सपोर्ट करते थे अपनी गाड़ियाँ, बिकॉज ऑफ द सप्लाई चेन इश्यूज़, उसमें ऑलरेडी जो है लेट होने की खबरें जो है वो स्टार्ट हो गई हैं। इंडिया में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स जो हैं वो ऑलरेडी बंद हो गए हैं क्योंकि वहाँ पे एलपीजी नहीं है। तो ये जब वॉर इस लेवल पे बहुत ज़्यादा कंटिन्यू होती है, तो जो आपको कभी कभी लग भी रहा होता है कि जियो पॉलिटिक्स में चाइना का तो फ़ायदा हो रहा है क्योंकि वो एक तरह से यूएस के कंपेटिटर हैं, लेकिन उनकी भी इकोनॉमी हर्ट होने लग जाती है। तो वो भी कहते हैं कि ठीक है, आप जो है ये एक प्रॉक्सी लेवल पे ये वॉर कंटिन्यू रखें, हम आपको शायद सपोर्ट भी करें थोड़ा बहुत, लेकिन इतनी ग्लोबल इकोनॉमी को इम्पैक्ट पहुंचाना जो है ना वो ठीक नहीं है। सो एक लेवल ऑफ एस्केलेशन नीचे आने के चांसेस होते हैं। बट लेट्स से ये अगर कंटिन्यू भी रहता है, तो हम देखते हैं कि ऑयल प्राइस अगर हाई रहे तो कौन से बिजनेसेस जो हैं वो अफेक्ट नहीं होते। बड़ा सिंपल तरीका है, आपने 2 चीज़ें देखनी है सिर्फ, कि किसका रॉ मटेरियल जो है वो ऑयल से लिंक्ड है, ठीक है। और दूसरा फैक्टर कि कौन सी कंपनी है जो कि ना ट्रांसपोर्टेशन में जिसका बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, क्योंकि डीजल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। तो अगर हम शुरू से स्टार्ट कर लें ऑटोमोबाइल सेक्टर से, उसमें एक ये रिस्क होता है कि जब लेट से आपका इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है और अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये प्राइस इंक्रीज़ नहीं भी करती और ये करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, आपके पास डॉलर्स कम होते, तो फिर शायद आपको थोड़े महीनों के लिए इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ती। लेकिन अब आई थिंक क्योंकि आपके पास अच्छे रिजर्व्स हैं और आपने प्राइस भी इंक्रीज़ कर दी है, तो नेचुरली वो जो प्राइस इंक्रीज़ करने की वजह से वॉल्यूम कम आएगी पेट्रोल और डीजल की, उससे ये सिनेरियो नहीं होगा। लेकिन थोड़ा सा ये एक ऐसा सेक्टर है जो कि अगर ये सिचुएशन प्रोलॉन्ग होती है तो ये नेगेटिवली अफेक्ट हो सकता है। तो फिर ऐसे जो सेक्टर नेगेटिवली अफेक्ट हो रहा होता है ना, उसमें आपने सोचना होता है मुझे ना एक ऐसी प्राइस मिल जाए कि अगर इसका बिज़नेस नेगेटिवली अफेक्ट होने के बाद भी जो इसके प्रॉफिट्स हैं ना, वो भी उस प्राइस के हिसाब से ठीक है। क्योंकि बहुत सारी कंपनीज आप देखेंगे तो 30-40% भी डाउन हो गई हैं, हालांकि शायद उनका बिज़नेस सिर्फ 10-15% इम्पैक्ट हो रहा हो। तो आपने उस टाइप की कंपनीज़ को अच्छी प्राइस पे बाय करना होता है कि वर्स्ट के सिनेरियो में भी जो इसके प्रॉफिट्स होंगे ना, उसके हिसाब से मैं इसको बाय कर लेता हूँ। फिर हम ऐसी कंपनीज़ पे आती हैं जो कि थोड़े बेनिफिशरीज़ हैं, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज़, स्पेशली जो ऑयल ज़्यादा बनाती हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो गैस की प्राइस है ना वो एक हद के बाद कैप्ड है। तो ऑयल आपका 80 का हो या 120 का हो, तो जो 2001 की पेट्रोलियम पॉलिसी है उसमें तो आपको $3 ही मिलने हैं गैस के, और जो 2012 की पॉलिसी है उसमें भी $6 से ऊपर आपको नहीं मिल सकते। तो जो कंपनीज थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा एक्सप्लोर करती हैं कंपेयर टू गैस, जिसमें OGDC आ जाती है, तो उसको ज़्यादा बेनिफिट होगा, उनकी अर्निंग ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज़ होंगी। और ये बड़ा ज़रूरी था कि गवर्नमेंट ने जो प्राइस इंक्रीज़ की है, अगर ये इंक्रीज़ नहीं होती तो इवन दो रिफाइनरीज़ महंगा ऑयल बेच रही होती, एक्सप्लोरेशन वाली कंपनीज़ महंगा ऑयल निकाल रही होती, लेकिन उनको कैश ही नहीं मिलता, तो वो सर्कुलर डेट क्रिएट हो जाती। तो इन कंपनीज़ को भी बेनिफिशियरी होने के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी थी कि आप जो प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हैं वो आपको कैश में भी मिलें। इसके बाद रिफाइनरीज़ बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिशरीज़ हैं। मैं आपको ऐसे बताऊं कि GRMs एक टर्म होती है कि एक बैरल ऑफ ऑयल आपने क्रूड ख़रीदा और जब आपने उसका कुछ परसेंटेज डीजल में बेचा, कुछ परसेंटेज पेट्रोल में बेचा, कुछ परसेंटेज फर्नेस ऑयल में बेचा, तो बीच में डिफरेंस कितना है वेटेड एवरेज प्राइसेस का, तो ये कोई $10 के आसपास होता था, $5 to $10 के आसपास, क्योंकि फर्नेस ऑयल जो है वो कम प्राइस पे बिकता है। बट अब ये डबल ट्रिपल हो गया, तो यानी कि आपके एक्सपेंसेस वही हैं, लेकिन आप जो डिफरेंस या रेवेन्यू अर्न कर रहे थे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। तो अगर तो ये चीज़ ज़्यादा देर प्रोलॉन्ग रहती है तो आप रिफाइनरीज़ में बम्पर प्रॉफिट्स देखेंगे।
तो उस चीज़ को और इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि अगले बजट में रिफाइनरी पॉलिसी आएगी कि नहीं आएगी, ये दो फैक्टर्स को कंबाइन करके आप सोच सकते हैं कि रिफाइनरी पॉलिसी में रिफाइनरीज़ में इन्वेस्ट करना ठीक है कि नहीं। ये भी एक बेनिफिशरी है। फिर जो थोड़े स्टेबल सेक्टर्स की तरफ आ जाते हैं जिसका बिजनेस शायद बहुत कम इफेक्ट होता है, बैंक्स बिल्कुल अफेक्ट नहीं होता, इंटरेस्ट रेट्स थोड़े से बढ़ेंगे तो उसका भी इम्पैक्ट ऑलमोस्ट मिनिमल ही होता है, क्योंकि आपको अपने डिपॉजिटर्स को भी ज़्यादा रिटर्न देना होता है। फिर आपने पिछले एक साल में जो सारे बॉन्ड्स ख़रीदे होंगे 11% के आसपास, 10% के आसपास, उसकी भी जो मार्केट प्राइस है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे। तो बैंक्स एक न्यूट्रल सेक्टर है, बैंक्स पे कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं होगा। इसी तरीके से हम फर्टिलाइज़र सेक्टर पे आ जाते हैं। फर्टिलाइज़र सेक्टर में गैस बिल्कुल यूज़ होती है, लेकिन जो लोकल गैस है उसकी उसकी प्राइस जो है फिक्स्ड है। इसी वजह से यूरिया की प्राइस भी फिक्स्ड होती है। आपने देखा होगा दुनिया में यूरिया बहुत महंगा हो गया, लेकिन पाकिस्तान में नहीं होगा उतना, क्योंकि आपको गैस एक फ़िक्स प्राइस पे मिल रही है और आपने यूरिया भी उसी प्राइस पे बेचना है। इस वाले बिज़नेस में डीजल का भी रोल है। अब जो सारा यूरिया जो डिस्ट्रीब्यूट होता है उसमें फ्रेट कॉस्ट का एक अच्छा एलिमेंट होता है, लेकिन इन कंपनीज़ के पास प्राइसिंग पावर भी है। तो जो भी 100 रुपये, 150, 200 रुपये पर बैग इम्पैक्ट आ रहा होगा फ्रेट कॉस्ट का, वो ये उतनी प्राइस भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये बिज़नेस भी बिल्कुल इस सिनेरियो से अफेक्ट नहीं होता। पाकिस्तान के पास गैस फील्ड्स भी हैं जो कि प्रोड्यूस करती जा रही हैं, इनको गैस देती जा रही हैं, इनकी प्रोडक्शन भी कंटिन्यू रहेगी और इनके पास प्राइसिंग पावर भी है। तो मोर और लेस जैसे 2022 में भी इनका बिज़नेस भी कोई ख़ास अफेक्ट नहीं होता, ये भी अफेक्ट नहीं होगा। फिर हम सीमेंट सेक्टर पे आ जाते हैं। उसमें फ्रेट कॉस्ट का भी बड़ा रोल है, क्योंकि सीमेंट एक टन एक बैग जो 50 केजी का होता है वो कोई 1400-1500 रुपये का होता है, लेकिन उस पर फ्रेट का एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है। ये लो वैल्यू कमोडिटी है, यानी कि टोटल एक टन का जैसे फ्रेट होता है कोई 5000 रुपये अगर आपने ट्रक वाले को देने हैं, लेकिन जो पूरा सीमेंट है उसकी एक टन की वैल्यू ही सिर्फ 30,000 है। सो 5,000 फ्रॉम 30,000 इज़ लाइक 16% उसकी जो प्राइस है वो आप फ्रेट में पे कर रहे होते हैं। तो इसमें डीजल का इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। इसके लिए भी अब देखते हैं ये कंपनीज़ जो है प्राइस इंक्रीज़ करते हैं कि नहीं। पहले जब 55 रुपीज़ डीजल महंगा हुआ था तो इन्होंने बैग प्राइस थोड़ी सी बढ़ाई थी, तो इन पे भी इम्पैक्ट आ सकता है। इस सेक्टर के लिए एक और चीज़ ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बहुत ज़्यादा जो है सपोर्ट करने का प्लान रखती है कंस्ट्रक्शन को। अभी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी लो कॉस्ट हाउसिंग का पूरा एक प्लान अप्रूव किया है। बिल्कुल, उसमें आपको 5% के अराउंड जो है वो फाइनेंसिंग मिल रही है फॉर मैनी ईयर्स। इसके साथ कुछ ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुई है और यूएई और सऊदी अरेबिया में थोड़ा सा क्राइसिस बन रहा है, उधर पाकिस्तानी इसकी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो कुछ प्लान इस तरह का भी बन रहा है कि हम कोई थोड़ा सा लेस वर्जन ऑफ एमनेस्टी स्कीम ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के साथ मिलाकर ये इन्वेस्टमेंट जो है पाकिस्तान के रियल एस्टेट सेक्टर में जो है इसको अट्रैक्ट करें। तो ये भी एक इसकी पॉजिटिव चीज़ है जिससे सीमेंट सेक्टर जो है वो पॉजिटिवली अफेक्ट होता है। एक चीज़ जिस पे नज़र रखनी चाहिए सबको फॉर सीमेंट सेक्टर, क्योंकि कोल इनका मेन रॉ मटेरियल होता है और दुनिया में बहुत ज़्यादा ऐसा भी होता है कि जब ऑयल महंगा होता है, कुछ मुल्क अभी भी फर्नस ऑयल या गैस से जो बिजली बना रहे होते हैं वो जब बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है तो वो फिर कोल की तरफ थोड़ा ज़्यादा शिफ्ट कर जाते हैं। वो कहते हैं कि अभी थोड़े टाइम के लिए 6 महीने के लिए हम लोग गैस के पावर प्लांट और फर्नस ऑयल के पावर प्लांट को कम यूज़ करते हैं, उसकी जगह हम लोग कोल से बना लेते हैं। इवन दो कोल डर्टी फ्यूल है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग प्राइस को कंट्रोल करने के लिए उस पर शिफ्टिंग होती है, तो उससे कोल प्राइस इंक्रीज़ हो सकती है, जो कि अभी तक नहीं हुई, अभी तक बहुत कम हुई है इंटरनेशनली इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में, इवन दो 1 महीना हो गया। तो इस चीज़ को आप देखते रहे कि अगर कोल प्राइस इंक्रीज़ होगी तो फिर एक ये नेगेटिव होगा सीमेंट सेक्टर के लिए। इसके अलावा जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर होता है वो भी, उनके भी जो सारे रॉ मटेरियल्स होते हैं वो ऑयल प्राइस से लिंक्ड होते हैं, तो वो उनके लिए भी, और उनकी प्राइस भी एक हद तक जो एसेंशियल मेडिसिन होती हैं वो एक जगह कैप्ड होती हैं, तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है लेकिन आप प्राइस नहीं बढ़ा सकते फॉर लेट्स से 50% ऑफ योर प्रोडक्ट्स, तो उन पे भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। सो सारी चीज़ों को अगर कंक्लूड करें, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ और रिफाइनरीज़ आर द बेनिफिशरीज़। बैंक्स, फर्टिलाइज़र सेक्टर आप कह सकते हैं कि न्यूट्रल, अनचेंज्ड, और ऑटोमोबाइल सेक्टर, इंपोर्ट बेस्ड कंपनीज़ और सीमेंट कंपनीज़ ये नेगेटिवली अफेक्ट होंगी, बट देन बिकॉज दिस सिचुएशन 90% चांस है कि वो लास्ट नहीं करेगी, तो इसमें आपको अपॉर्चुनिटी कम प्राइस पे उस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। अब्दुर्रहमान नजम, मैं सॉरी मैं आपका इतना टाइम ले रही हूँ, बट मैं कंक्लूसिव एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रही थी कि ठीक है, ये तो हमने इमीडिएट उनकी बातें की ना कि कहाँ पे उन्हें फोकस करना चाहिए या क्या चीज़ें इम्पैक्ट होंगी, क्या सेक्टर्स इम्पैक्ट नहीं होंगे, बट फॉर अ बिट
लॉन्ग टर्म डिसीजंस, जैसे अगर हम रखना चाहते हैं स्टॉक्स 3 से 4 साल या 5 साल के होराइजन पे लेना चाहते हैं, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे कि आप कहाँ देखते हैं स्टॉक मार्केट को इन द नेक्स्ट 4 to 5 years एंड व्हाई, लाइक मतलब आप बिल्कुल खुल के आज लोगों को बताएं कि क्यों आप ये ग्रोथ आती देखते हैं। अच्छा, इसमें आई वुड एक्सप्लेन इट इन अ मैनर कि जब ये थोड़ा सा क्राइसिस हुआ था, सो वी वर ऑल्सो थिंकिंग कि बुल मार्केट फ्रेमवर्क ऑन रहेगा नहीं रहेगा, ऑयल प्राइस बढ़ रही है, इम्पोर्ट बिल बढ़ जाएगा, थोड़ा सा शायद इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाए। बट द डेटा जो हमने अपनी रिसर्च में देखा, और इसी वजह से हमने उसको पूरा पब्लिक भी किया, पूरा एक्सप्लेन करने के लिए हमने ये वीडियो बनाई ऑन आवर यूट्यूब चैनल, दैट गिव मी अ लॉट ऑफ कन्विक्शन। क्योंकि उसमें जो ऑयल शॉक्स थी द 1991, उसमें क्रूड ऑयल जो था वो डबल से भी ज़्यादा हुआ था, एंड इट लास्टेड फॉर 4-5 मंथ्स, एक महीने के लिए भी नहीं हुआ था। सो जो लोग जैसे सोचते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यू करेगी 2-3 महीने के लिए, तो वो उस तरह का सिनेरियो आपके पास ऑलरेडी हो चुका है दुनिया में, और आप देख सकते हैं कि उसका क्या इम्पैक्ट आया था। उस वक्त भी पाकिस्तान एक ऑयल इम्पोर्टर ही था, कोई बहुत ज़्यादा डायनामिक्स जो है वो चेंज नहीं हुए। सो आप जब ये वीडियो देखेंगे और उससे आपको कन्विक्शन जो मिलेगी कि जो फ्यूचर रिजल्ट्स हैं वो कितने अच्छे होते हैं, एंड आई डिराइव माई कन्विक्शन फ्रॉम दिस रिसर्च एज वेल। और उसी वजह से इफ़ यू थिंक ऑफ नेक्स्ट लेट्स से 4 years, और हमारी इकॉनमी स्टेबल रहती है, कोई इस तरह का बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस नहीं होता, और गवर्नमेंट इसको सही तरीके से मैनेज कर लेती है। सो होता यूँ है यूजली कि लॉन्ग टर्म रिकॉर्ड ऑफ PSX कंपनीज इज़ कि ऑन एवरेज आपका ना एक साल में 18% प्रॉफिट बढ़ जाता है। सो नेक्स्ट 4 years में कंपनीज जो हैं अपना प्रॉफिट डबल कर लेते हैं बिकॉज ऑफ कंपाउंडिंग। सो लेट्स से अगर आज कंपनीज का प्रॉफिट, हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं ताकि लोग इंडेक्स से भी उसको लिंक कर लें। हम ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं कि आज कंपनीज का प्रॉफिट है तकरीबन 200 रुपीज़, और ये कंपनीज जो है 7P रेशो पे चल रही हैं, या इसको 225 कर लेते हैं, और 7P रेशो पे चल रही है, तो जो हमारा इंडेक्स है वो 155,000 के आसपास चल रहा है। अब होगा यूँ कि नेक्स्ट 4 years में मोस्ट प्रॉब्ली ये प्रॉफिट जो है 225 से बढ़ के 450-425 की रेंज में चला जाएगा। और ज़रूरी नहीं होता हर कंपनी का प्रॉफिट डबल होगा, किसी का डबल से ज़्यादा होगा, किसी का डबल से कम होगा, बट जो एवरेज है, और 30 years का डेटा भी आपको शो करती है, उसके हिसाब से ये कोई 450, हम 400 अज्यूम कर लेते हैं। हम लेट से पाकिस्तान की ग्रोथ थोड़ी कम होगी, उसकी वजह से 400 हो जाता है प्रॉफिट। और जब हम बुल मार्केट कंटिन्यू रहती है और इंटरेस्ट रेट्स नीचे आते रहते हैं, नॉट इन द नेक्स्ट 6 months बट इवेंचुअली, और आपका डॉलर जो है वो भी स्टेबल होता है, तो ये जो P रेशो होता है दैट रीचेज़ अराउंड 12 to 13 पाकिस्तान में। ये 2006-07 में भी वहाँ तक पहुँचा था, और 2016-17 में भी पहुँचा था। सो देन वी मल्टीप्लाई 400 बाय लेट्स से 12, तो हम कोई 5 लाख 4.5 लाख के करीब पहुँच जाते हैं। तो ये जो हमारी रिसर्च ने भी शो किया कि अगले 3 से 4 सालों में ऑलमोस्ट 150 से 200% के एवरेज रिटर्न्स आते हैं अगर आप ऑयल शॉक के टाइम पे इन्वेस्ट करते हैं। और ये P रेशोज़ उस टाइम पे भी तकरीबन इतने ही थे, उस टाइम पे भी इतनी ही करेक्शन आई थी, और उस टाइम में भी जब करेक्शन आ गई थी उसके बाद P रेशो 7 और 6.5 की रेंज में आ गया था, आज भी उतना आ गया। सो हम देख सकते हैं कि प्रॉफिट्स डबल्स हो जाएंगे तकरीबन, और आपका P रेशो भी 7 से बढ़ के 11-12 की रेंज में जब जाएगा, तो दोनों चीज़ों को जब कंबाइन करें तो ईज़िली आप देख सकते हैं कि हमारा इंडेक्स 450,000 की रेंज में हो सकता है। और उसके पूरी जो पीछे कैलकुलेशन है मज़ीद हमने अपनी वीडियो में भी एक्सप्लेन की हुई है। बट ये पहले भी 150, यानी कि पहले भी ओवर 4 years ये 3x बढ़ा है, आगे भी बढ़ेगा, बट हर बंदा जो है ना उसका फ़ायदा नहीं उठा पाता, क्योंकि लैक ऑफ कन्विक्शन, लैक ऑफ नॉलेज। तो इस चीज़ का फ़ायदा वही लोग उठा पाएंगे जो अपनी कन्विक्शन बिल्ड करेंगे। और कन्विक्शन बिल्ड करने के लिए ना आपने देखना होता है कि वर्स्ट केस सिनेरियो में मेरे साथ क्या होगा। तो उसके लिए अगेन आई वुड से आई एम वेरी प्राउड बाय द वे ऑफ द रिसर्च वी हैव डन ऑन द ऑयल शॉक्स। इसलिए मैं सबको कहता हूँ कि वॉच दैट वीडियो, बिल्ड योर कन्विक्शन, अंडरस्टैंड किस कंपनीज़ को बेनिफिट होगा। और ये शॉक जो होता है ये ट्रांजिएंट होता है। पिछले 40 years में अगर मैक्सिमम जो ऑयल शॉक थी वो 4 महीने लास्ट की, तो इस बार भी 4 महीने कर जाएगी, हो सकता है 5 महीने कर जाए। उसके बाद चीज़ों ने नॉर्मलाइज होना होता है,
China and all other bigger economies, they cannot afford oil to be around $130. इवन जिन लोगों को शॉर्ट टर्म में इसका फ़ायदा भी हो रहा होगा वॉर का, जियो पॉलिटिक्स की वजह से, इकॉनमी जब उनकी स्ट्रगल करने लगेगी तो वो खुद चाहेंगे कि कोई एटलीस्ट 50% 60% सोल्यूशन जो है इस चीज़ का निकला है। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर दिस अब्दुर्रहमान नजम, बिकॉज ये चीज़ इतनी कॉमन नॉलेज नहीं है, ये लोगों को ये निटी ग्रिटी नहीं पता होता, और आप जैसे एक्सपर्ट्स जब आके ये बात शेयर करते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं, तो आई एम एक्चुअली थैंकफुल टू यू फॉर ऑल द रिसर्च दैट यू हैव बिन डूइंग। और आई थिंक इस वीडियो को देखने के बाद लोग काफ़ी कन्विंस्ड होंगे, एक्चुअली मेरे फॉलोअर्स तो बहुत कन्विंस्ड होंगे कि पाकिस्तान एक रिजिलियंट इकोनॉमी है। जैसे आपने एक बात की थी कि ग्लोबल रिसेशन जब भी आया है हिस्टोरिकली, पाकिस्तान हैज़ नॉट ओनली सस्टेन्ड दैट, एक्चुअली पाकिस्तान हैज़ आउट परफॉर्म्ड इटसेल्फ ड्यूरिंग ग्लोबल रिसेशंस। एंड अगर पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी ये कर सकती है बर्दाश्त, एक ग्लोबल रिसेशन को बर्दाश्त कर सकती है, पाकिस्तान इकोनॉमी ऑयल शॉक्स को सस्टेन कर सकती है, और जैसे आपने बात किया कि अगले 4 साल में हमें जो ग्रोथ नज़र आती है, तो आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द स्टॉक मार्केट माई सेल्फ। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये वक्त निकाला हमारे लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच।